जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी काफ़ी डेडिकेटेड और काफ़ी ही जुझारू तरीके से भारतीय सेना की तैयारी करा रही है, स्पेशली आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को। तो दोस्तों, अगर आप भी सेना में अपनी फ्यूचर बनाना चाहते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि 2026 की काफ़ी ही ह्यूज भर्ती आ चुकी है जो कि ऑनलाइन भी हो रही है और काफ़ी एआरओ में ऑनलाइन होने की प्रक्रिया को बात चलाई जा रही है। तो इस घड़ी में देर किस बात की, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना भी फ्यूचर ब्राइट करें और अपनी भी फ्यूचर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में एक जगह बना लें। तो चलिए, आज की जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बता सकते हैं तो काफ़ी ये गाइडेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये काफ़ी ही रिसर्च के बाद काफ़ी समस्याएं को झेलकर मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बेस यही होता है। और ये आज के जो सेट होंगे वो काफ़ी थोड़ा से टफ होंगे, मतलब टफ नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी सी एक मॉडरेट होंगे क्वेश्चन, ईजी भी नहीं होंगे, ताकि आपकी एक लेवल को पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि मैंने कल की वीडियो जो लाई थी वो काफ़ी इजी थी और एक बड़े टफ ही बोल सकते हैं। तो इसमें आप कल की जो क्वेश्चन थे और आज के क्वेश्चन, उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसी आपकी लेवल है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से। ठीक है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है जीके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जो भी भाई हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि और कैसी वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिले और आपकी नॉलेज को इन्हेंस हो सके। ठीक है, तो आज की इस क्वेश्चन फर्स्ट है कि सुश्री रीना कौशल धर्म सख्तु पहली भारतीय महिला है जिन्होंने, मतलब जिन्होंने क्या किया था। तो उसका आंसर क्या होगा, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनी थी। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में ये सुश्री रीना कौशल धर्म सख्तु पहली भारतीय महिला पायलट बनी थी। तो ये है आंसर। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या और क्वेश्चन बन सकता है आर्मी में, वो है कि दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी रीना कौशल। ठीक है, रीना कौशल। ठीक है, ये तो दोस्तों एक मैं बात बता दूं कि जो भी भाई हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आज की इस वीडियो में थोड़ी सी फास्ट चलूँगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रहे हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी सी फास्ट करके चलेंगे। और जो भी अल्टरनेट क्वेश्चन जैसे बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये जो अल्टरनेट क्वेश्चन जो पूछता हूँ, तो इसका आंसर क्या है, रीना कौशल धर्म सख्तु। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो करता हूँ, तो इसके थोड़ी सी मैं स्पीड करके चलूँगा। तो जो भी भाई को समझ में ना आए तो प्लीज़ अपना वो ये कर ले, या तो फिर वो थोड़ा सा स्लो करके वीडियो देखे, या तो फिर वो अपना पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो रीना कौशल धर्म सख्तु ने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का अभियान किस वर्ष पूरा किया था। तो किया था 2010 ईस्वी में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज थोड़ा डिले नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि लंबा वीडियो ना जाए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, आज क्वेश्चन थोड़ी सी टफ लेकर आया हूँ, टफ नहीं मतलब बोले तो एक लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सारे लोग कोऑपरेट करें और अपने लेवल को इन्हेंस करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये है आंसर क्या हो जाएगा, लेजर भौतिकी। जो लेजर भौतिकी है उसमें ये विशेष
योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि होमी भाभा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये परमाणु विज्ञान से, जो परमाणु विज्ञान होता है उससे संबंधित है। ठीक है, परमाणु विज्ञान। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अल्टरनेट क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं इसके कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो वो होमी भाभा को कहा जाता है, होमी भाभा। ठीक है, होमी भाभा को क्या कहा जाता है? भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हायर द होप्स किसकी जीवनी है? ये जो हायर द होप्स है ये किसकी जीवनी है? तो ये है नेल्सन मंडेला का। ठीक है, नेल्सन मंडेला का हायर द होप्स एक बायोग्राफी बुक है जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि हायर द होप्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो है डेसमंड टूटू। ठीक है, डेसमंड टूटू का एक आत्मकथा है हायर द होप्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे साउथ अफ्रीका का। ठीक है, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी से आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज। इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो है स्टेप्स। ठीक है, स्टेपिज। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टेपिज हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो कान में। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो अशोक चक्र वीरता पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो ये आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। जो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जी थे, ये भारतीय सेना का एक सोल्जर थे जिन्होंने अशोक चक्र वीरता पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, जो कि 2016 में। तो हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि अशोक चक्र पुरस्कार किस प्रकार का सम्मान है? तो यह एक वीरता पुरस्कार है। ठीक है, वीरता पुरस्कार है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड कि अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च क्या हो, कौन सा अवार्ड है? तो ये वीरता सम्मान है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? जो ग्रीन इंडेक्स होता है वो किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा विश्व बैंक। जो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा ग्रीन इंडेक्स को विकसित किया जाता है। ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नैरोबी। हिंदी में लिख देता हूँ, नैरोबी। ठीक है, कहाँ पे? नैरोबी में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या हो सकते हैं कि ग्रीन इंडेक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण का
पर्यावरण का सुरक्षित यानी कि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्या संबंधित है? ग्रीन इंडेक्स का जो मुख्य रूप से संबंधित है वो पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है। ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त रूप से सही नहीं है। तो इसमें हम लोग को चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षिप्त रूप से सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होगा, ये एक सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, और एक आप देख सकते हो ये भी। ठीक है, ये भी सही है। तो इसको छोड़कर जो इसका फुल फॉर्म है IEEE का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान, तो इसको छोड़कर बाकी सारे सही है। ठीक है, बाकी सारे सही है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके रिलेटेड तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हो कि जो, हाँ इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ कि जो IEEE है, ठीक है, तो इसका मुख्य संबंध किससे है? तो इसका मुख्य संबंध जो है वो इंजीनियर डिपार्टमेंट से। लेकिन हालांकि पूछने वाले क्वेश्चन नहीं है, नहीं पूछ सकता है आर्मी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जान लो। ओके, और ये जो है आईलेट्स, ये सबको पता होगा, अगर जिन भाइयों को नहीं पता वो जान ले कि आईलेट्स जो है वो एक परीक्षा के लिए होता है। ठीक है, जो अंग्रेजी लैंग्वेज का जो एक टेस्ट होता है उससे होता है, तो ये जान लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? हाँ, इसमें से भी चुनना है कि जो मेल सही नहीं है वो उसको चुनना है। तो इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? तो है 14 अक्टूबर परिवहन दिवस। ठीक है, 14 अक्टूबर जो परिवहन दिवस है वो मेल सही नहीं है। तो ये जान सकते हैं कि परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 मई को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 14 मई, तो इसीलिए सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस और 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, और परिवहन दिवस 7 मई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 अक्टूबर, तो ऐसे बता ही दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? जो ओलंपिक फ्लेम्स है वो किसका प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? उसका आंसर हो जाएगा प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच का निरंतरता, जो यानी कि कंटिन्यूटी बिटवीन एंशियंट और मॉडर्न गेम्स, यानी कि जो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच का एक निरंतरता जो है वो उसका एक मिसाल है। ठीक है, उसका एक सिम्बलाइज है, आप बता सकते हो। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो जो ओलंपिक खेल था वो ग्रीस से स्टार्ट किया था। ठीक है, ग्रीस से स्टार्ट किया गया था। थोड़ा सा ग्रीस का स्पेलिंग देख लेना, शायद हो सकता है एस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो ग्रीस से स्टार्ट हुआ था ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत। फिर और इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन ये आ सकते हैं ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के ध्वज जो होता है वो उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, कितने? 5 छल्ले होते हैं। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? IAMAI का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट और फुल फॉर्म से आ जाता है। ठीक है, तो इसका
आंसर क्या होगा? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक एसोसिएशन है IAMAI, जिसका पूर्ण रूप इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि IAMAI भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो इंटरनेट और मोबाइल से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट और मोबाइल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या हो सकता है कि IAMAI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य पर्पस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं है? ठीक है, तो ये जो भिन्न है, भिन्न को क्या बोलते हैं? भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं है? तो ये सब को आप देख सकते हो, एक समान है, ये एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि 4/5 है, और इस सारे को तोड़ूंगा, जैसे 3/5 है तो 3/5 में ही टूटेगा। तो एक तो 3/5 है, फिर इसको भी तोड़ूंगा 9/15 को, तो ये 3/5 में टूटेगा। ठीक है, इसको भी तोड़ूंगा तो 3/5 में टूटेगा 6/10 को। तो यानी कि 2 से तोड़ूंगा तो 3/5 में टूटेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वही थे, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ा कर दिया। तो ये जो है 4/5 ये अलग है, बाकी सारे सेम है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। तो मैथ में इसके अल्टरनेट पूछ नहीं सकते। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कल का मैंने वीडियो में बताया था कि आप किसी भी ऑप्शन से भी ले सकते हैं, कि किसी को मल्टीप्लाई करके आप फास्टली निकाल सकते हैं, लेकिन एक आइडिया लगाना कि इससे किसका हो सकता है। ठीक है, तो 135 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, 18225। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये दे देता हूँ, ये आप क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे एक किया हूँ कि सारे क्वेश्चन, सारे सेट से एक एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा मैथ का। तो आप मैथ में थोड़ा सा आप थोड़ी सी फोकस बढ़ाएंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको एज ए आप होमवर्क कंसीडर कर सकते हो। जिन भाइयों को नहीं पता हो तो प्लीज़ बताना, अगले वीडियो में मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं का योग 384 है, उनका HCF कितना है? 48। ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये बताना है। ओके, तो उन संख्याओं का अंतर के लिए इसमें देखो, इसमें शॉर्ट तो लगा नहीं सकते। मैं बार बार बताता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म पे चलो जितना शॉर्ट हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट पे नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें फार्मूला के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप सट्टे में मार सकते हो बाई ऑप्शन, लेकिन जिन भाइयों को ऑप्शन से मुश्किल होगा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्यूशन निकालने का। तो मैं इसका बता देता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं का योग 384 है, उनका HCF 48 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा ये बताता हूँ। तो उन संख्याओं का अंतर होगा क्या? 288। ये कैसे होगा ये बता देता हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 2 संख्याओं लेना है, तो 2 संख्याओं हम लोग कैसे लेंगे? 2 संख्याओं का योग बोल रहा है कि ये 384 है। तो ऐसे हम लोग, क्योंकि मैथ में हम लोग क्या होते हैं, मान कर चलते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का योग हो गया 384। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
48 x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 384, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 384 बाई 84 हो गया। तो इसमें x प्लस वाई क्या होगा, तो इसमें से 384 माइनस क्या होगा, 384 माइनस ओके 384 माइनस 40, सॉरी एक सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 384 बाई 48, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर स्टेप टू क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होगा, ठीक है। इसको मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। ऐसे इसका आंसर क्या होगा 288, इसका लास्ट में हम लोग एक ब्लैंक जो सीट होगा उस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप वो ध्यान में रखना, इसको हम लोग लास्ट में करते हैं कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी बढ़े दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 10 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो इसको हम लोग बनाने के लिए ए बराबर क्या करेंगे 10 और बी बराबर 30। तो इसमें सी पूछ रहा है यानी कि तृतीय, तो इसका एक फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 30 है, तो यानी कि 900 और ए कितना है ये 10, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर 9 से 900 से 10 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन चेंज होकर क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा k है, यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति क्या होगा। ये मैंने कल क्वेश्चन बताया था, ठीक है। आप देखकर मेरे पिछले वीडियो में आप देख लेना, उसमें काफ़ी इजी वे में समझाया हूँ कि इसका कैसे इसका फंडा होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4k। क्यों, क्योंकि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा k है तो यदि उसका वेग दोगुना हो जाता है यानी कि दोगुना उसका वेलोसिटी हो गया तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो जब भी वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका दोगुना यानी कि 2k हो गया है, उसका क्या हो गया, उसका वेग दोगुना कर दिया गया ना वेलोसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4k हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि किसी वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाता है। किसी वस्तु का जो वेग दोगुना हो जाता है तो उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वह 4 गुना होता है। तो 2k हो गया, तो यहाँ पे इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो 4k हो जाएगा। ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हूँ कल की वीडियो में, तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने कल का बताया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक फुटबॉल का आकार पत्थर के समान है फिर भी उसमें जड़त्व कम क्यों होता है। मतलब एक फुटबॉल का आकार पत्थर के समान है, ठीक है, फिर भी उसमें जड़त्व कम होता है क्यों, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि फुटबॉल का जो द्रव्यमान होता है पत्थर से कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें हवा भरी होती है। तो ये आंसर होगा, फुटबॉल का द्रव्यमान पत्थर से कम होता है, ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे ये आप बता सकते हो। इसके
रिलेटेड अगर क्वेश्चन तो, लेकिन फिजिक्स से अगर जड़त्व से क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं तो बता सकते हैं कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वो हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जो जड़त्व होता है वो हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यह चीज़ें आप याद रखना। और सेकंड क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हो कि जड़त्व अधिक कब होगा। ठीक है, यानी कि जो जड़त्व होगा वो अधिक कब होगा, तो जितना उसका वेट रहेगा उसका, यानी कि द्रव्यमान रहेगा, उतना ही वो उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। ये भी मैंने कल का वीडियो में बताया था। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा पृथ्वी के कितने बल से आकर्षित करेगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सबको, सॉरी एक कट गया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 10⁻20। ठीक है, 10⁻20 आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी को कितने बल से आकर्षित करेगी। ठीक है, तो हो जाएगा 10⁻20 न्यूटन से, सेम से करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया है, उससे संबंधित है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। जो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करेगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी का व्यास दोगुना हो जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाने के कारण थोड़ी सी फटीग लग रही है, तो ये आप होने नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना होने देना। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी का व्यास दोगुना हो जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो भार क्या होगा, तो भार हो जाएगा, जैसे कि आप सबको पता है, 1/4 हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो मेरे से जान लो, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे आपकी सिलेक्शन के जिद को पूरा करने के लिए आर्मी में, कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी वैसे बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जी कैपिटल जी बाई स्मॉल जी की इकाई क्या है। ओके, कैपिटल जी बाई स्मॉल जी का इकाई क्या है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे मीटर स्क्वायर केजी। ठीक है, केजी की पावर क्या होगा, -1। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन वैसे पूछने की आशंका कम है, लेकिन फिर भी मैं जो सेट रेडी किया था, फिर भी एक क्वेश्चन ऐसे डाला हूँ, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे डाला हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सकता है कि हाँ मुझे ऐसे भी क्वेश्चन पढ़नी है, ताकि अगर, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते ना, जो आर्मी का रिक्रूटिंग जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको ये नहीं बता सकते कि हाँ ऐसा क्वेश्चन ना दो या फिर ये हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो अगर क्वेश्चन ना आते भी हैं, अगर आपको पता है, क्योंकि मैंने बताया हूँ, तो आपकी सिलेक्शन रेट अधिक होने की चांसेज होती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो सारे लोग टच करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप 4 मार्क्स एक क्वेश्चन को सही करके 4 मार्क्स लेंगे और 4 नंबर आप ज़्यादा रहोगे सबसे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है, तो आप बता सकते हो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज ही बता दिया, कल की वीडियो में इसको अच्छे से बताया हूँ, तो कल की वीडियो प्लीज़ रीड आउट करें
ताकि, और कल के ही नहीं, सारे वीडियो आप रीड आउट करें, क्योंकि आप अगर 1 महीने के आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा नॉलेज काफ़ी इनहेंस हो रहा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रंग की खराबी के कारण व्यक्ति का मल सफ़ेद या दूसरा रंग का हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अंग की खराबी के कारण व्यक्ति का मल सफ़ेद या दूसरा रंग हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो ये है क्या, ये हो जाएगा लीवर। ठीक है, लीवर जो है वो उसके खराबी के कारण हो जाता है। क्यों, और ये सिर्फ मल यानी कि स्टूल और यूरिन, ये दोनों में कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे जो बॉडी में होते हैं, जो क्या होते हैं, बिलिरुबिन होते हैं। हमारे स्टूल का रंग जो होता है, स्टूल का रंग येलो क्यों होता है, और यूरिन का भी रंग येलो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण स्टूल को पीला होता है। अगर हमारे बॉडी में अगर जो यकृत है यानी कि लीवर है वो ख़राब हो जाए, तो हमारे लीवर क्या करता है, उसके ज़्यादा उसका ज़्यादा ब्रेकडाउन करने लगता है किसका, आरबीसी का। ठीक है, और आरबीसी के ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से हमारे लीवर पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, और ज़्यादा लोड पड़ने के कारण हमारे जो लीवर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा बिलिरुबिन को। ठीक है, जिससे हमारे स्टूल और यूरिन का कलर और भी चेंज होने की संभावना होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लेकिन इसके रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है, ये देखते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेंगे कि पित्तरस जो होता है, बाइल जूस, उसका निर्माण किस अंग में होता है, तो वो भी लीवर में होता है। और जॉन्डिस जो होता है, जिसे मैंने भी बताया बिलिरुबिन, तो जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसका मुख्य अंग की बीमारी कौन सा है, तो भी लीवर है। ठीक है, वो भी लीवर होगा। ठीक है, तो ये सारे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह का रक्त B समूह के रोगी को क्यों नहीं दिया जाता है, मतलब क्यों नहीं दिया जा सकता है। जो AB रक्त समूह का जो पेशेंट है, समझ लो पेशेंट है, तो उसको B समूह के रोगी को क्यों नहीं, सपोज दैट AB रक्त समूह है मेरे पास और पेशेंट क्या है, B रक्त समूह को है, तो उसे हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं, तो ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी हमारे जो पेशेंट होंगे उसका एंटीबॉडी क्या होगा, जैसे B बता देता हूँ अच्छे से आपको, ताकि आपको बाद में भी याद रहे और इन जनरल नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह का रक्त B समूह के रोगी को क्यों नहीं दिया जाता, यानी कि पेशेंट जो है वो B रक्त ग्रुप का है। ठीक है, तो उसे क्यों नहीं दिया जा सकता है, तो क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि A जो पेशेंट जो है B रक्त ग्रुप, उसका जो एंटीबॉडी क्या होगा, A होगा। ठीक है, A, तो हम लोग क्या करते हैं कि AB रक्त समूह के कोई भी जो ब्लड ग्रुप रहेंगे, इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेंगे, इसीलिए हम लोग इस ग्रुप के नहीं देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि रोगी में एंटीबॉडी A होती है, इसीलिए हम लोग AB रक्त समूह को नहीं थेरेपी दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो क्या हो सकता है कि O रक्त समूह को क्या कहा जाता है, तो O रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो AB रक्त समूह को व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, यानी कि ये सारे ब्लड ग्रुप से लेगा ब्लड। ठीक है, O से भी लेगा, A से भी लेगा, B से भी लेगा, लेकिन AB से भी लेगा। ठीक है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता है। ठीक है, ये किसी को दे नहीं सकता, तो ये हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो वो होता है HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि HIV शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को अफेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन का स्रोत क्या है, जो सोर्स ऑफ पेनिसिलिन वो पूछ रहा है। तो उसका पेनिसिलिन का सोर्स क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा फफूंद। मैंने कल परसों की वीडियो में भी बताया था कि जो परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि जो पेनिसिलिन का सोर्स है वो फफूंद होते हैं। और फफूंद क्या है, एक टाइप्स का फंगस है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फंगस है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन किस प्रकार के औषधि है, तो है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके लिए मुख्य गैस कौन सी है, तो उसका मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। मैंने बार बार बताया हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो भी O3 होता है, ठीक है, जो ओजोन परत है वो किस गैस से बनी होती है, तो वो O3 होगा। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो वैश्विक तापन होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो जीवाणु है वो, मतलब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियम। तो जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये बैक्टीरिया नहीं है, बाकी सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि इकोलाई मोस्टली यूरिन में पाया जाता है यानी कि पेशाब में पाया जाता है। नाइजीरिया गोनोरिया, ट्रिपनोमा पैलिडम जो सिफिलिस में होता है। ओके, ये सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर किससे संबंधित है, यानी कि रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, और वो किससे संबंधित है, तो ये बताना है। तो जो रेशम पालन है वो रेशम के कीट पालन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि रेनिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, ठीक है, रेनिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, ओके, रेशम कीट पालन से। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है रेशम कीट किस पेड़ के पत्तियों खाते हैं, तो शहतूत जो होते हैं उसके पत्तियां खाते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेशम उत्पादन में किस कीट का उपयोग किया जाता है, तो वो रेशम कीट को उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोलियो के बूंदे बच्चे को किस आयु तक दी जाती है। ये सब काफ़ी VIP क्वेश्चन है नर्सिंग के लिए, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन था चूज किया। तो जो पोलियो के बूंदे हैं वो बच्चों को किस आयु तक दी जाती है, तो ये बताना है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर। ओके, इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पोलियो किस प्रकार की बीमारी है, तो वो वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज है। पोलियो टीका किसने विकसित किया था, तो वो हो जाएगा जोनास साल्क, ठीक है, जोनास साल्क ने पोलियो के टीका को विकसित किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर के किस अंग में होता है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, यानी कि जो अमोनिया रहेगा वो क्या होगा, यूरिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो शरीर के किस अंग में होता है वो बताना है। तो शरीर का यकृत यानी कि लीवर में होता है। ओके, लीवर में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि जो यूरिया साइकिल होता है यानी कि यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो वो भी लीवर में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमोनिया शरीर के किसके टूटने से बनता है? तो प्रोटीन को टूटने से अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी जो है वो क्या है? ओके, तो बायोप्सी है जीवित शरीर के लिए लिए गए ऊतक, यानी कि जो टिश्यू हम लोग लेते हैं, किसी भी टिश्यू को हम लोग, जो सपोज दैट कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको सर्जरी हो रहा है, अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रहा है तो गॉल ब्लैडर से थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उसका और हम लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं। ठीक है, लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो उससे जो सैंपल जो आएगा, सैंपल जो आता है टिश्यू को काट कर, यानी कि मांस को काट कर, उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। यानी कि बोलते हैं कि बायोप्सी यानी कि टिश्यू सैंपल है। टिश्यू क्या हो गया है, जो टुकड़ा काटा है, और उसका सैंपल क्या बोलेंगे, उसको बायोप्सी बोलेंगे। ठीक है, तो यही है। और जो डेड हो जाता है यानी कि एटॉप्सी जो हो रहा है, उसको एटॉप्सी होकर यानी कि लीवर निकाल लिया और उसको लैब में भेजा गया कि लीवर फेलिवर के कारण क्यों हुआ इसकी मौत। तो उसमें हम लोग अगर जिंदा है तो उसको बायोप्सी बोलेंगे, अगर मर गया है और उसको एटॉप्सी बोलेंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो त्वचा है उसके बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ओके, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि त्वचा के भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो होता है डर्मिस। ये ऊपरी त्वचा है, ये भीतरी त्वचा है, यानी कि इनर त्वचा। तो त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे जो प्रोटेक्शन होता है उसको ये करता है, यानी कि स्किन का उसका फंक्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है? जो विटामिन B2 होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ईस्ट में भी पाया जाता है, वेजिटेबल में पाया जाता है, सीरियल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अनाज, सब्जी और खमीर तीनों चीज़ें में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन के नाम से विटामिन B2 को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन यह सकता है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एरिबोफ्लोविनोसिन एक डिजीज है जो कि विटामिन B की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ECG का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ठीक है, तो ECG का उपयोग क्यों करते हैं? तो वो यानी कि जो हार्ट अटैक होते हैं उसको पता करने के लिए हम लोग ECG का उपयोग करते हैं। तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जिसमें क्या होता है कि जैसे ये ऐसे हुआ, तो ऐसे जो हार्ट बीट चलता है ना, एक होता है P वेव, QRST, ऐसे कुछ होता है, एग्जैक्ट याद नहीं। तो इसमें P वेव एलिवेशन, Q वेव एलिवेशन, R वेव एलिवेशन, S वेव एलिवेशन क्या है, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है कि S नीचे S ऊपर भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है
लेकिन यही देखते हैं कि कौन सा वेव इलिवेट हुआ है, तो इसी में यही देखते हैं। और इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टर ने रक्त समूह का खोज किया था। ओके, इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्ल लैंडस्टर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे रक्त समूह, यानी कि जो रक्त समूह के खोज के लिए कार्ल लैंडस्टर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसके रिलेटेड। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ताला और चाबी सिद्धांत किस पर लागू होता है, यानी कि लॉकेट की जो प्रिंसिपल है वो किस पर अप्लाई होता है? तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एंजाइम्स पे। ठीक है, एंजाइम्स पे ये अप्लाई होगा ताला और चाबी। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एंजाइम्स किस प्रकार के जैव अणु होते हैं? तो ये हो जाएंगे प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम्स किस प्रकार के जैव अणु होते हैं? तो वो होंगे प्रोटीन। ओके, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में गलत है? जिनमें से एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है, तो उसको बताना है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा ऐसा अभिकर्मक जो अणु के इलेक्ट्रॉन समृद्ध स्थल पर आक्रमण करता है। ठीक है, यानी कि अ रिएजेंट विच अटैक एन इलेक्ट्रॉन रिच साइट इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हालांकि ये वैसे क्वेश्चन आ नहीं सकता है, लेकिन थोड़ी सी टफेस्ट ऐसी थी तो मैंने डाल दिया कि हो न सके तो आ भी जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी उम्मीद कम है, फिर भी मैंने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में डाला था। फिर क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन का सल्फोनेशन में सक्रिय प्रजाति कौन सी होती है? यानी कि जो कि बेंजीन का सल्फोनेशन होगा उसमें सक्रिय प्रजाति कौन सी होती है, ये बताना है। ओके, तो कौन सी होगा? तो वो होगा SO3। ठीक है, SO3 जो होगा वो सक्रिय प्रजाति होगी जो कि बेंजीन के सल्फोनेशन में सक्रिय होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बेंजीन में सल्फोनेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो होगा प्रतिस्थापन। आप सबको पता होगा प्रतिस्थापन, जो 9, 10, 11, 12 से पढ़े हैं केमिस्ट्री, उसको पता होगा कि प्रतिस्थापन क्या होता है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है कि बेंजीन के सल्फोनेशन में सक्रिय प्रजाति कौन सी है? वो होगा SO3। और बेंजीन में सल्फोनेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो SO3 है वो किस प्रकार की प्रजाति है? तो वो इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो प्रजाति है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अगला क्वेश्चन है कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजक बंध के हेट्रोलाइटिक विखंडन से क्या प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छी जो क्वेश्चन है, थोड़ी टफ है, लेकिन उम्मीद ये करना है कि आ जाए। ठीक है, ताकि आपको प्लस पॉइंट मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, जैसे कि बोला क्या गया है कि जो धनायन और ऋणायन आप लोगों ने सुना होगा, केशन एंड एनायन। ठीक है, तो कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजक बंध के हेट्रोलाइटिक विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो वो धन आयन और ऋण आयन, यानी कि केशन एंड आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि समरूपी विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो जो समरूपी विखंडन होता है, यानी कि होमोलाइटिक फ्यूजन जो होता है, उसमें उससे क्या प्राप्त होता है? तो उससे मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ठीक है, मुक्त मूलक प्राप्त होता है, ये याद रखना आप।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुनाद संरचनाओं से क्या समान नहीं होता। ये जो अनुनाद जो होता है यानी कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो उसमें क्या समान नहीं होता तो बताना है। तो उसमें क्या समान नहीं होता है, तो वो होता है समान बंधन। ठीक है, जो आइडेंटिकल बॉन्डिंग होती है वो समान नहीं होता है। ओके, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनुनाद संरचनाओं में क्या समान रहता है। तो जो परमाणु की स्थिति होता है यानी कि जो एटम्स का जो सिचुएशन होता है वो समान होता है। ओके, याद रखना है। फिर अनुनाद में जो अनुनाद होते हैं उससे अणु की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब कैसा प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अनुनाद से अणु की स्थिरता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बता सकते हो कि अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, यानी कि जो अधिक प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगा। जैसे कि अनुनाद से अणु पे स्थिरता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगा। तो ये आंसर करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जो है वो निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। ओके, तो जो टोटोमेरिज जो होते हैं वो निम्नलिखित में से CH3CN जो होता है यानी कि साइनाइड ग्रुप है, तो इसमें से जो इसमें नहीं पाया जाता, बाकी सारे चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाएगा CH3CN में। ओके, तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि टोटोमेरिज सामान्यतः किस प्रकार के यौगिक में पाया जाता है। तो कीटोएनोल, जो कीटोएनोल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो कीटोएनोल जो होते हैं उसमें टोटोमेरिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन ब्यूटेन की सबसे स्थिर संरचना कौन सी है। जो एन ब्यूटेन होते हैं उसमें सबसे स्थिर संरचना कौन सी होती है, तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंटी जो है वो सबसे स्थिर संरचना है। ओके, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो एन ब्यूटेन की गैस संरचनाओं में कोण लगभग कितना होता है, तो वो होता है 60 डिग्री। हालांकि ये आएगा नहीं लेकिन फिर भी जान लो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसोलीन के एंटी नॉकिंग गुण को किसके मिलाने से सुधारा जा सकता है। जो गैसोलीन के एंटी नॉकिंग जो गुण होते हैं उसमें किसके मिलाने पर सुधारा जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा कि जो टेट्राएथिल जो लेड होते हैं उसको मिलाने पर नॉकिंग गुण को सुधारा जाता है, यानी कि एंटी नॉकिंग गुण को सुधारा जाता, गैसोलीन को एंटी नॉकिंग गुण को सुधारा जा सकता है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसारित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आइसोब्यूटेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर प्रमुख जो उत्पाद क्या होगा। क्वेश्चन आपको पता होगा कि लंबे लंबे क्वेश्चन में पहले बता दिया था कि थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको कोऑपरेट करके सॉल्यूशन देना होगा क्वेश्चन को, ताकि आपको एडवांस जो मार्क्स होते हैं वो आपको आए। ठीक है, तो वो आंसर क्या होगा, वो ट्रट ब्यूटाइल एक क्लोराइड होता है। ठीक है, ट्रट ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, उसमें जो होता है वो उत्पाद होगा, जो कि प्रसारित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आइसोब्यूटेन को क्लोरीन के साथ जब क्रिया करते हैं, रिएक्शन कराने पर वो प्रमुख जो उत्पाद होगा यानी प्रोडक्ट होगा वो ट्रट ब्यूटाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ओजाइलिन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने पर क्या प्राप्त होता है। जो ओजाइलिन जो होता है, ओजाइलिन को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका क्या प्राप्त होगा, तो होगा ग्लाइसोल, मिथाइल ग्लाइसोल, डाइमिथाइल ग्लाइसोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि ऑल ऑफ द एबव ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगे।
ओके, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ज़्यादा उम्मीद नहीं होता, फिर इसके लिए अगले क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही कक्ष यानी कि ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों को किससे अलग किया जाता है। यानी कि एक ही कक्ष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों को किससे अलग किया जाता है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, ये किया जाता है स्पिन क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या आप लोगों को पढ़ा होगा, तो इसमें स्पिन क्वांटम संख्या जो होता है उससे अलग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही कक्ष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की किससे अलग किया जाता है, तो वो स्पिन क्वांटम संख्या से अलग किया जाता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि पॉली अपवर्जन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो स्पिन से संबंधित है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaC2 को नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो जो CaC2 के नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया करके क्या प्राप्त होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा CaCN2। ओके, यानी कि CaC2 को नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया से क्या प्राप्त होगा, वो CaCN2 प्राप्त होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक में क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। जो एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है उसमें क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि जो पूर्ण ऑक्टेट और अकेली इलेक्ट्रॉन जोड़ी हुए हैं तो उसमें से एक आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन क्या है कि एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक में क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो पूर्ण ऑक्टेट और अकेले नाइट्रोजन जोड़ी आवश्यक होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी प्रजाति पैरामैग्नेटिक होती है। जो पैरामैग्नेटिक होती है उनमें से यानी कि निम्न में से कौन सी प्रजाति पैरामैग्नेटिक होती है, तो ये सारे में से बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, वो होगा मुक्त जो होता है रेडिकल, यानी कि फ्री मूलक, यानी कि मुक्त मूलक जो होता है वो इनमें से पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ में क्या होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। सबसे शक्तिशाली अम्ल यानी कि एसिड वो कौन सा होगा, तो वो बताना है, तो वो हो जाएगा FCH2COOH। ठीक है, ये जो अम्ल है वो बहुत ही शक्तिशाली अम्ल है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ये हो सकता है कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मक कर्म क्या है, तो वो होगा कि F<Cl यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। ये जो है वो क्या है, हैलोजन के विद्युत ऋणात्मकता जो है वो हैलोजन ग्रुप के सारे तत्व हैं। ठीक है, तो जो हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक क्रम क्या है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो जाएंगे आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न अम्लों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो है फॉस्फोनिक अम्ल मोनोप्रोटिक होता है जबकि फॉस्फोनिक अम्ल डाइप्रोटिक होता है। ओके, तो यह हो जाएगा आंसर, सही होगा। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो एक दो होंगे कि ट्राइप्रोटिक अम्ल में कितने आयनित हाइड्रोजन होते हैं, तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो यही थी आज की थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो थी जिसमें आपको थोड़ी सी कोऑपरेट करना है, यानी कि थोड़ी सी टफ हो जाएंगे लेकिन आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है ताकि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक रिक्वेस्ट है फिर से कि जो भी भाई अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फ्यूचर को ब्राइट करें और फ्यूचर यानी कि 2026 में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनकर अपने देश की सेवा करें। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं कल आज की वीडियो में।
बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।